बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने अपने सबक मुलम्मा का आगाज़ करना है। इसमें पहले हम मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर का तारुफ़ पढ़ेंगे। हाजरा मसरूर 1929 को पैदा हुई और इनका सने वफ़ात है 2012। आइए तारुफ़ पढ़ते हैं। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद डॉक्टर तहव्वुर अली ख़ां सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में हुई। उनके अचानक वालिद की अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला तालीम मुनक़ता हो गया, टूट गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मुयस्सर था, यानी कि घर की जो फ़िज़ा थी, माहौल जो था वो अदबी था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके नकल मकानी करके लाहौर आ गई। कुछ अरसा वो अहमद नदीम कासमी के साथ रिसाला नुकूश की इदारत में शरीक रही, यानी मुदीर के तौर पर काम किया। उनकी शादी मारूफ मशहूर सहाफ़ी अहमद अली मुदीर डॉन के जो एडिटर थे उनसे हुई। ख़वातीन अफ़साना निगारों में हाजरा मसरूर ने ख़ासी शोहरत हासिल की। उनके ज़्यादातर अफ़सानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी मुआशरती उलझनें, परेशानियाँ, मुश्किलात हैं। मारूफ अफ़साना निगार और नक़ाद तनकीद निगार मुमताज़ शीरीं लिखती हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफ़साने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। उनके मुतअद्दिद यानी कई अफ़सानवी मजमूए शाया हो चुके हैं, मसलन चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वग़ैरह। वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमुआ भी शाया हो चुका है। हाजरा के अफ़सानों का कुलियात सब अफ़साने मेरे 1991 में 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी माशरती ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। सबक मुलम्मा का मतलब था कलई या दिखावा, नुमाइश के मानों में। तदरीसी मकासद क्या है इसके कि सबक आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कि हाजरा मसरूर की अफ़साना निगारी का तारुफ़ करवाना, मुआशरे में ज़ाहिर व बातिन के दोगलेपन यानी दोहरेपन की निशानदेही करना कि लोगों का ज़ाहिर व बातिन किस तरह मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ लोगों को दिखावे की आदत होती है, उसके नफ्सियाती पस मंज़र की नकाब कुशाई करना, बेनकाब करना, उस रवैये की वजूहात को कि लोग क्यों दोगलापन दिखाते हैं, लोग क्यों दिखावा करते हैं, यानी कि अंदर कुछ होते हैं, बाहर से दिखावा कुछ और करके क्यों लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे क्या नफ्सियाती पहलू है वो उजागर किया जाएगा। तलबा को अफ़साने की सिन्फ़ यानी किस्म से वाक़फ़ियत दिलवाना, और आखिर में है तलबा पर अच्छे अफ़साने की खूबियाँ उजागर करना कि अच्छा अफ़साना किस किस्म की खूबियों का मालिक होता है, अच्छे अफ़साने की खुसूसियात क्या होती हैं, पढ़ने में लुत्फ़ आना चाहिए कारी को, प्लॉट मजबूत होना चाहिए, किरदारों की नफ्सियात के मुताबिक जो है मुकालमे होने चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो अफ़साने की खुसूसियात में शामिल है। अब हम अपने सबक मुलम्मा के मुताले का आगाज़ करते हैं। मानी साथ आपको बताते जाएंगे। वो रेलवे टिकट के सामने स्याह रेशमी बुर्क़े में लिपटी खड़ी थी, पलटी हुई नकाब यानी कि नकाब उसने उल्टी हुई थी, हटाई हुई थी चेहरे से। कुछ मुतअज्जब हैरान सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद थीं। उसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा कर उकता गईं, बेजार हो गईं, यानी कि वो बार बार टिकट घर की तरफ देखती थी। गाड़ियाँ आने में भी 15 मिनट रह गए थे, लेकिन अभी तक टिकट घर जो है वो खुला नहीं था। तो वो हैरान थी, मुतअज्जिब थी और उकताई हुई थी इंतज़ार कर करके। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द अपने आसपास डाली। ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह यानी कि बेखबर पड़े सो रहे थे, जैसे इन सबको सफ़र करना ही ना था। वो आहिस्ता से कुली की तरफ मुड़ी। कुली यानी कि सामान उठाने वाला जो प्लेटफॉर्म पे लाजिम होता है रेलवे का, वो कुली कहलाता है, जो उसका हल्का फुल्का अटैची केस यानी संदूक और मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। कुली, अब तक टिकट घर खुला नहीं खुला? यो गाड़ी हमेशा लेट रहे थे, यो यानी कि ये लेट रहे थे, लेट रहती है यानी कि हमेशा देर से आती है। कुली ने अपनी धुंधली सी तन्हा यानी इकलौती आँख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी, जमा दी, और जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आँख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी, अपनी बेवकूफ़ी पर फड़कने लगा, हरकत करने लगा। तो कहाँ बैठूँ मैं? वो जैसे अपने आप से खुद से सवाल कर रही थी, पूछ रही थी, जैसे खुद से पूछ रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नज़रें बिखेर दी, दौड़ाईं।
यहीं बैठ जाओ यहाँ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस उम्दा सामान गरीब कुली की नज़रों में कोई हैसियत, कोई हकीकत, कोई अहमियत नहीं रखता। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा और वो खामोशी से नीम तारीख सी काली कलोटी स्याह सड़क की तरफ देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का कहीं कहीं चरखचूँ पहिए की आवाज़ जो होती है करते हुए यक्के की मैली गंदी सी चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीर सी मैली सी भारी सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। उसका ख्याल फ़ौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया, यानी कि वो अपनी मौजूदा हालत को देखने लगी। मैं क्या हूँ इस वक्त? देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल अक़लियत पसंद ज़माने के साथ चलने वाली लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की। मिटे हुए ख़ानदान ही बर्बाद तबाह हाल गरीब ख़ानदान की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। रखे देते हैं सामान इस जगह, रखे देते हैं यानी रख देते हैं। ये कुली की ज़ुबान है तो इसलिए उन्होंने उसी अंदाज़ में उसको लिखा है मुकालमे को। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, उसने किसी कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चुर चुर, ये इसमें सौत भी है, यानी कि किसी भी चीज़ की आवाज़ है, चाहे वो जानदार है बेजान है, उसकी आवाज़ जो भी होगी वो इसमें सौत कराएगी। और एक साया लरसता हुआ हिलता हुआ बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज़ रोशनी में उसने देखा कि कबूल सूरत एक अच्छी शक्ल का नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने इसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी, अचानक ही मुस्कुरा दी, गैर इरादी तौर पर मुस्कुरा दी। नौजवान टाई की गिराह कसता इस पर एक चुभती यानी नागवार नज़र डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए, यानी कि जो वो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। होगा कोई अमीरज़ादा, भला वो थर्ड क्लास में तीसरे दर्जे का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर हम सामान रख कर जाते हैं। कुली लड़की खामोशी से झुंझलाकर उकताकर बोला। बको मत, मैं यहाँ हरगिज़ ना बैठूंगी, वो ऊँची आवाज़ में बोली। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कुली, तुम जनाना इंटर क्लास यानी दरमियाने दर्जे वेटिंग रूम इंतज़ारगाह में क्यों नहीं ले जाते? यानी कि अब वो लड़का जो है वो कुली को मशवरा दे रहा है कि तुम इन्हें दरमियानी दर्जे के जो ख़वातीन की इंतज़ारगाह है वहाँ क्यों नहीं ले जाते? फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की कुली ही से मुखातिब थी। टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का, यानी कि निचले दर्जे का चाहिए, दूसरे दर्जे का चाहिए या अच्छे दर्जे का चाहिए, ऊंचे दर्जे का चाहिए? तो नौजवान पे जैसे कुली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई, हैरान हो गई, साकित हो गई। कुली, चलो, वो बड़े रौब से कहने लगी। आगे आगे कुली थी और पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल ज़मीन पर एक दिलचस्प शोर बिखेर रही थी। मजूरी मैम साहब, मजूरी यानी मजदूरी, यानी कि अब कुली ने अपने जो है काम सामान उठाने के पैसे मांगे। कुली ने उसके चर्मी यानी चमड़े के बने हुए बटवे से मुतासिर होकर कहा, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार में इसके सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली यानी कि लर्जा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पोंछ रही थी, पेशानी साफ़ कर रही थी। यानी कि उस को जो है इतनी सर्दी में भी पसीना इसलिए आ रहा था कि वो शर्मिंदगी का एहसास था कि जितना उसका हुलिया अच्छा था उस हिसाब का वो उस टिकट घर के सामने नहीं थी। वो उस दर्जे का टिकट नहीं लेना चाहती जैसा उसका लिबास था, यानी किसी ऊँचे दर्जे का टिकट नहीं ले रही थी वो। कहा है क्यों? कुली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम? गाड़ी पर सामान भी रखवा देना और देखो जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कुली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना यानी बेचैनी से टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लेटा हुआ कुलबुला रहा था, यानी कि आहिस्तगी से हिल रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौके पर आ धमकते हैं, आ मौजूद होते हैं। कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा अनोखी बात ही छोड़ दी। अब उसे क्या मालूम कि इसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, मेरी यही कुल कायनात है, यही मेरी कुल दुनिया है, यही मेरा कुल असासा है। अटैची केस और होलडाल यानी बिस्तर बंद अच्छे ज़माने की यादगार हैं। चर्मी बटवा एक सहेली का तोहफा, और ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले यानी गंदे बुरके वालियाँ देखते फैल फैल कर बैठ जाती हैं, यानी कि इंसान के ज़ाहिरी हुलिया को लोग देखते हैं। तो इसीलिए देखें वो ये मुलम्मा अपने ऊपर ये दिखावा कर रही थी कि अगर मेरा लिबास ख़राब होगा तो मुझे कोई बैठने के लिए दुरुस्त जगह भी नहीं देखा, और वो फैल कर बैठ जाएंगे। अगर जगह होगी भी तो वो लोग उसका लिहाज नहीं करेंगे उसके लिबास को देखते हुए। आज दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का ख़त मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, यानी कि पैसे की परवाह नहीं की उनका ख्याल रखा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं।
बस इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़ कर रखे थे, सो निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही, लेकिन है तो लड़का। बस इनकी यही बात तो मुझे जहर मालूम होती है, नहायत बुरी लगती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा, मुंह से निकाल देगा बाहर। आखिर सलमा और रज़िया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े से तन्हा यानी अकेले सफ़र किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा, भाई वो बड़े आदमी की यानी कि अमीर घर की लड़कियां हैं, अमीर शख्स की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमुट में सफ़र करना चाहिए। यानी कि बात को बढ़ाया ना जाए तब भी उनको 1 दर्जन यानी 10-12 नौकरों के झुरमुट हजूम में सफ़र करना चाहिए। चूँकि यहाँ पे इमला गलत है, दुरुस्त कर लीजिएगा, नून गुन्ना के साथ लिखना है। हम गरीब हैं, इसलिए एक ही का सफ़र खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफ़िज़ के साथ, कहाँ एक नन्हे मुहाफ़िज़ के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज़ होगी, खुद मुझ पर लाजिम होगी। यानी कि मैं एक छोटा बच्चा अपने साथ ले जाऊँ तो अपने साथ साथ मैं उस बच्चे की भी हिफाजत करूँ तो ये मेरे पास दुगना बोझ हो जाएगा। गरज घंटों उनसे बहस की, तकरार की, ज़िद की, तब कहीं जाकर अकील के पहरे से निजात मिली, आज़ादी मिली। खांसी की खूं खूं से वो चौंकी, होशियार हुई। कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे सफ़ेद बालों का चेहरा उसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फ्रॉक, तिरछे हुए बाल और ट्रंक के संदूक पर रखे हुए हैट टोपी से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह उस सूखी, कमज़ोर, सूखी मूंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ, इस बेरौनक साथ पर अफसोस करने लगी। काश इस पोखर यानी कि तालाब की पानी की तरह साकित, रुके हुए, बेहरकत बुढ़िया के बजाय कुछ समंदर किसी बेचैन नौजवान लड़कियां होती, कोई शौक सी लड़कियां होती जो उसके रेशमी बुरके में दहकते हुए, चमकते हुए चेहरे को रश्क फ़ख्र से देखती। कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर उसके साथ बोली, उसके साथ चल दी। रास्ते में वो बराबर इन मुसलसल मुस्तकिल इधर उधर देखती जाती थी कि कहीं वो नौजवान से 3rd क्लास का, निचले दर्जे का, तीसरे दर्जे का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नज़र ना आया। लड़की ने इत्मीनान तसल्ली से टिकट ले लिया। अब देखें यहाँ पर जो हमने कहा था कि लोग मुलम्मा की दिखावा क्यों करते हैं, वो नफ्सियाती पहलू क्या था कि अपनी गुर्बत का पोल ना खुल जाए दुनिया के सामने, लोगों के सामने, और उसको बेइज्जती महसूस ना हो, अब उसको अपनी जो है उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। तो इसीलिए वो ये दिखावा कर रही थी और वो ये सोच रही थी कि वो लड़का जो कि उसके आला कीमती लिबास में देख चुका है, उसका मिजाज देख चुका है, तो अब ये ना हो कि वो उसे निश्चित दर्जे का टिकट लेते हुए देख ले और उसका जो मुलम्मा है सारा वो खुल जाए, उसकी गुर्बत जो है वो लड़के पर आश्कार हो जाए। चीखती चिंघाड़ती हुई यानी शोर मचाती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म के सीने में दर आई यानी प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। जब लड़की कुली के पीछे पीछे वेटिंग रूम इंतज़ार गाह से निकली तो उसकी पहली नज़र ही उस नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था, यानी लड़की को ही देख रहा था। अब क्या हो, मैंने क्या वो क्या करेगी, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना औरतों के डब्बे के बिल्कुल करीब पहुँच गई। औरतों की काँव काँव, ये भी इसमें सो आता है बोलने की आवाज़, यानी कि जब बहुत शोर हो तो बात समझ में नहीं आती है, तो उस समझ में ना आने वाली आवाज़ों को काँव काँव लिखा है यहाँ पे। और जेवरात की झनकार भी जो है इसमें सौत है हमारे पास, यानी चूड़ियाँ वगैरह या जेवरात के हिलने से जो आवाज़ पैदा होती है वो झनकार कहलाती है। या जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेटियों की ताल पर सुर पर, इस पर तुरफा यानी इस पर तमाशा ये कि मर्दों की इनको हिदायतें। मुन्नी की अम्मा सामान न खोने पाए यानी सामान गुम ना हो जाए। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर कह रहे थे, खबरदार नकाब न खुलने पाए। अब ये चूँकि जनाना डब्बा था तो मर्द साथ सफ़र नहीं कर सकते, तो वो अपनी औरतों को हिदायत दे रहे थे कि सफ़र कैसे करना है, सामान का ख्याल कैसे रखना है, अपना ख्याल कैसे रखना है। लड़की का कुली दरवाजे पर अड़े हुए, रुके हुए, फंसे हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फ़िक्र कर रहा था। सोच रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली, एक और ग्रोह इस भरे हुए डब्बे पर हमलावर हुई, दाखिल होने की कोशिश की, हमला किया और लड़की बेचारी बीच में दरमियान में फंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने अपनी चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदड़ी से ज़ख़ीरे से निकाला और लड़की को रास्ते में हायल देखकर, दरमियान में रुका हुआ देखकर धक्का दे दिया। लड़की एक झटका खाकर, एक गौता खाकर संभल गई। इसका दिल बेसाख्ता चाहा कि उस औरत का झालरों से मुज़य्यन सजा हुआ बुर्का नोचकर भाग जाए या फिर इसे रेल के नीचे धक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे कुली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? वो पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से चिल्लाई, चीखी और कुली को लेकर किसी तरह इस भीड़ से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी, प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर टहलने लगी।
इसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। काश वो भी एक ऐसा ही बुरका ओढ़े होती, पहने हुई होती, तो कोई इस पर तंज से मजाक के तौर पर मुस्कुराने वाला ना होता। इसके दिल के किसी गोशे, किसी कोने में ये आरजू, ये ख्वाहिश फड़फड़ाने लगी, तड़पने लगी। यानी कि वो कहती कि अगर मेरा भी लिबास ऐसा ना होता तो मुझे भी दुनिया दिखावे की परवाह नहीं होती और मैं इस डब्बे में आराम से सुकून से बैठ जाती। वो घूम फिर कर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। फर्स्ट, पहला, सेकंड, दूसरा, इंटर ये दरमियाना दर्जा होता है। जनाना इंटर। वो दफातन थम गई, अचानक ठहर गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार यानी तेज़ बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। वो बिना सोचे समझे, बगैर सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुली बाहर ही मुतअज्जब सा खड़ा था, हैरान सा खड़ा था। मतलब अब वो क्यों? क्योंकि टिकट उसके बाद तीसरे दर्जे का था और वो घुस गई थी जनाना इंटर में। ले आओ सामान, वो एक दिलफरेब, एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो इसकी तहस की गहराई तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भाग गई, जान गई। उसने बटवा खोला, अपना पर्स खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुली का चेहरा, जो कुछ हकारत के जज्बात से यानी नफरत के जज्बात से बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा, एकदम चमक उठा। मजदूर को मजदूरी चाहिए, इसी किसी के मामलात से क्या गरज, क्या मतलब। उसने अठन्नी को मलकर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के असबाब सामान की उठवाई, ये इसमें मुआवजा है, यानी उठाने की कीमत जो है वो 8 आने भी हो सकती है। सीटी की आवाज़ सुनकर कुली उतर गया और फिर लड़की के उन्नाबी यानी गहरे सुर्ख होठों पर एक मुतमईन पुरसुकून मुस्कुराहट लहराने लगी। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठोंसे, हाथ डाले खड़ा उसे मीठी मीठी नर्म नज़रों से ताक रहा है, देख रहा है। गाड़ी को झुंबुश हुई, गाड़ी को हरकत हुई, यानी गाड़ी चलने लगी और वो दौड़कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें, पांचे वाले यानी ठेले वाले और कुली उसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। यानी कि अब जो है गाड़ी आगे जाती रहती, प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया था और लाइटें जो वो छोटी छोटी महसूस होने लगी थी देखने में। आखिर गहरे अंधेरे में इसकी नज़रें ठोकरें खाने लगी, यानी कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा गहरा होता जाता क्योंकि प्लेटफॉर्म पीछे रह गया था। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जो हुई। उसने अब अंदर नज़र घुमा के अपने डब्बे पर तवज्जो दी, जिसमें वो सवार हो गई थी जल्दी में। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थीं और अब इनके इर्द गिर्द, इनके आसपास भारी भारी बक्स, संदूक और बड़ी बड़ी पोटलियाँ, गठरियाँ, कपड़े की पोटलियाँ जो थीं वो इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह ही ना थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसके करीब एक दूसरा बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा बैठा मिनमिना रहा था, बुड़बुड़ा रहा था, यानी मुंह में कुछ माँ से कह रहा था। बिल्कुल सूखा, हाथ पाँव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। डब्बे पर अजीब इस्मेहिलाल तारी था। इस्मेहिलाल सुस्ती का आलम था। लड़की बददिल होकर इसी सीट पर टिक गई। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से टकराने लगा। लड़की का दिल खौफजदा हो गया। अगर कोई इस वक्त उसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियाँ आने लगी, यानी कि उसके जिस्म में सनसनियाँ दौड़ने लगी, सर्दी महसूस होने लगी उसे। परेशान हो गई वो, जाहिर सी बात है। टिकट जो था वो तीसरे दर्जे का था और बैठी ही थी वो इंटर के दर्जे में। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मुलम्मा, इस दिखावे की, इस नुमाइश का क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासिर होने की क्या वजह। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी और तारे सहमे से खौफ से काँप रहे थे। खौफ से क्यों काँप रहे थे कि अब जाहिर सी बात है वो छुप जाएंगे दिन के उजाले में और उनका जो सफ़र है वो तमाम हो जाएगा। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकाल कर यानी कि झाँक कर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी। सोई हुई औरतें उठ बैठीं। वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़ुबान में बातें कर रही थीं। उनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जो ना हुई, जैसे वो अपने काले चेहरे के सामने इसकी काले बुर्के की कोई हैसियत या हकीकत ही ना समझती थी। लड़की ने अपना असबाब, अपना सामान दरवाजे के करीब घसीट लिया, खींच लिया, क्योंकि आइंदा यानी अगले स्टेशन पर इसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी जल्दी अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुढ़का दिया, फेंक दिया। फिर अटैची केस लेकर, संदूक लेकर अपना उतर गई। छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी, 2 मिनट के लिए रुकती थी। ट्रेन ने सीटी दी और वो इस नौजवान पर एक अलविदाई यानी आखिरी नज़र डालने के लिए रुकी रही। उसका ख्याल था कि वो यकीनन लाजमी तौर पर किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी इसलिए कि उसने मुफलसी अपनी गुर्बत को इस अमीर नौजवान से छुपा लिया था। लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई, हैरत से साकित हो गई, खामोश हो गई कि वो नौजवान से ज़रा फासले पकड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई यानी आखिरी
मुसाफिया कर रहा था, हाथ मिला रहा था, यानी आखिरी बार हाथ मिला रहा था। लड़की घबरा कर परेशान होकर कुली को पुकारने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ बढ़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहाँ वो उतरी वहीं उसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके, गेट को क्रॉस करके थर्ड क्लास यानी तीसरे दर्जे का टिकट इसकी नज़रों से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ ही ना बढ़ता ही ना था। उस वक्त टिकट उसके हाथ में एक मन का बोझ था, वज़न था। वो एक लम्हा तक तज़ब्ज़ुब यानी कि फ़िक्र, परेशानी, उलझन की हालत में खड़ी रही। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी, हार मान लेना पड़ी, यानी कि अब कब तक खड़ी रहती है। ज़ाहिर सी बात है, टिकट कलेक्टर को पकड़ाना ही था। वो मुज़महिल कदमों से बाहर निकली, यानी कि वो सुस्त कदमों से बाहर निकली। उसकी हालत उस शख्स की सी थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसलकर पानी में शराबूर हो जाए, पानी में भीग जाए। उसे अब नौजवान कहीं नज़र ना आया। शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा ना रखती थी, कोई अहमियत ना रखती थी। यह एहसास उसके सीने को बरमा रहा था, ज़ख्मी कर रहा था। वो तांगे पर बैठकर रो दी, यानी कि उसका जो मुलम्मा था वो लड़के के सामने खुल गया। चचा के यहाँ उसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तन्हा इन्हें अकेले सफ़र किया था। इस्तकबाल किया, उसे खुशामदीद कहा गया। बड़े खुले दिल से, बहुत गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया गया, उसे खुशामदीद कहा गया। लेकिन वो इन गर्मजोशियों के मुकाबले में, इस जोश के मुकाबले में बहुत सर्द, बहुत बेहिस दिखाई दे रही थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार, बहुत ज़िद पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे यानी छत पर धूप खाने चली गई। उसके पीछे चचाज़ाद बहन भी आ गई। बाजी, ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो इसका बुर्का भी नीचे से मारे शौक के उठाती लाई थी। लड़की ने उसकी यानी कि अपनी बहन की, अपनी कज़न की बात का कोई जवाब ना दिया और वह सूरज के सम्त पर खड़ी होकर बुर्के को कहर आलूद यानी गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरिबाना टहलने लगी, यानी बेचैनी से टहलने लगी, चक्कर लगाने लगी। उसे बुर्के की तारीफ़ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रहकर याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी, मिटा देना चाहती थी। उसकी बहन बुर्का पहन कर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल हटाने के लिए पड़ोस के यानी साथ वालों के मकान में झांकने लगी। उसने देखा गोबर से लुपे पुते यानी कि प्लस्तर किए हुए, गोबर लेपे हुए आंगन में बांस की खुरदरी चारपाई पर कोई तहबंद धोती बांधे धूप ले रहा था, उल्टा पड़ा धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ, सर की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की टिब्बियाँ रखी हुई थी, यानी माचिस जैसे कहते हैं। फूस के छप्पर में, सूखी घास के छप्पर में छत में एक अधेड़ उम्र यानी दरमियानी उम्र की औरत बैठी बाजे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हा के लिए थक गया हो। वही स्टेशन का अमीर लड़का। अचानक दोनों की नज़रें चार हुई, मिली। नौजवान ने फुर्ती से तेज़ी से करवट बदल ली। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था, लटक रहा था। बिट्टो, इस मकान में कौन रहता है अब? उस लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अभी तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। एक बेवा होती है जिसका शौहर ना हो, शौहर इंतकाल कर गया हो। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है। बाजी बड़ी सीधी सादी औरत है, हमारे यहाँ सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर सूरज के सामने खड़ी बुर्का को घूर रही थी। और इसका माखज़ है हमारे पास सब अफसाने मेरे। ये था हमारा आज का सबक मुलम्मा। तो आपने इसका जो है मुसन्निफ़ा का तारुफ़, हाजा मसरूर का तारुफ़ और तदरीसी मकासद और सबक के तमाम अल्फाज मायने आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अगले सबक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।